अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने तस्दीक की है कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख चुकी है, जिसकी तफसीलात अभी तक मंजरे आम पर नहीं आई। ये खत दफ्तर खारजा ने लिखा और मियाँ साहब को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की तरफ से पहला कदम है। बशीर इत्तलात डॉक्टर फरदेश आशिक अवान का कहना है कि जिस मेडिकल बोर्ड ने मियाँ साहब को बाहर जाने की तजवीज़ दी थी, उसी बोर्ड ने हाल ही में पेपर वर्क को देखकर कहा है कि मियाँ साहब अब सेहतमंद हैं, इसलिए अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इनको वापस लाया जाएगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ से इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी थी, लेकिन इसकी जगह उन्होंने खतूत और सर्टिफिकेट्स दिए हैं। ये कहना था फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज सेनेट में काफ़ी हंगामा आराई हुई है। मुशाहिदुल्लाह की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स थे, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, नून लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक वज़ीर दाखिला और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रह चुके हैं। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम बैक। आपको नैब की तहवील में लिया गया था 23 दिसंबर को, 26 जनवरी को छोड़ा गया, तो ये जो वक्त था जेल के अंदर, ये कैसे गुजरा? चूंकि हमें ये बताया जाता था कि आपको कैद तन्हाई में रखा गया है। जी, तकरीबन पहले एक महीने जब मैं नैब के रिमांड में था तो वो कैद तन्हाई थी। लेकिन अगर कोई शख्स किताबें पढ़ने वाला हो और आप कुतुब बीनी का शौक़ रखते हो तो फिर तन्हाई नहीं होती। दुनिया में बेहतरीन साथी किताबें होती हैं। इन सवा दो महीनों में मैं समझता हूँ कि जितनी किताबें पढ़ने का मौका मिला पिछले 5-7 साल में इतना मुतालिया नहीं कर सके थे। तो उस लिहाज से वक्त गुजर जाता है, और ख़ास तौर पे जब आपको यकीन हो कि आपको जो सज़ा मिल रही है वो आपके नज़रिए की वजह से मिल रही है, वो आपकी एक सियासी जद्दोजहद का हिस्सा है, तो आप में इतनी कुव्वत होती है कि आप उसे विथस्टैंड कर सकते हैं। मगर आपको शाहिद खाकान अब्बासी से मिलने की मेरा ख्याल है इजाज़त नहीं दी गई थी। और किताबें जो आपने पढ़ी, कौन सी किताबें पढ़ी? कोई सियासी किताब भी पढ़ी? जी, काफ़ी किताबें मैंने, तारीख़ पढ़ी, सवाने हयात पढ़ी, ऑटो उसमें बायोग्राफीज़ पढ़ी। लेकिन जो एक बड़ी अहम किताब मैंने पढ़ी वो इनारकी है, जो साउथ एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज़ और मुग़ल एम्पायर के आखिरी एक सदी की कहानी है, जिसमें बहुत हमारे लिए सबक है कि कैसे जब किसी सल्तनत में पॉलिटिक्स, इकॉनमी और डिफेंस का इंटरप्ले बदल जाता है या बिगड़ जाता है तो वो डिफेंस अनसस्टेनेबल रह जाता है। मुग़ल एम्पायर के ज़वाल की वजह ये थी कि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद उनकी इंक्लूसिव गवर्नेंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो गया था, जिसके असरात उनकी मईशत पे पड़े। जो राजे महाराजे रियासत से बागी हुए, उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। मरकज़ की जो सलाहियत थी अपनी फ़ौज को चलाने की वो कॉम्प्रोमाइज़ होती गई, और बिल आखिर जो रियासतें थीं उनके पास टैक्सेस आए, उन्होंने अपनी अपनी फ़ौजें बना ली। तो ये हमारे लिए बड़ा सबक है कि हम अगर एक सेहतमंद पॉलिटिक्स नहीं रखेंगे, एक सेहतमंद मईशत नहीं रखेंगे, तो हम पाकिस्तान का दिफा सिर्फ एटम बम से और मिसाइलों से और टैंकों से या जहाज़ों से नहीं कर सकते। ये बात जो आपने कही ये बड़ी अहम है एहसन साहब, चूँकि मैंने आपको कहते हुए ये भी सुना कि आपने शायद खाकान अब्बासी साहब को कोट किया और आपने कहा कि मैंने एक बयान दिया था कि अगर जो फैसला मुशर्रफ साहब के हवाले से 50 साल पहले आता तो शायद मुल्क के 2 टुकड़े ना होते। तो तब शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी अगला सेल भी तैयार कर लो, एहसन इकबाल साहब भी आ रहे हैं। जी, जब मैं जेल में पहुंचा तो वहाँ एक दिन मुझे जब शाहिद साहब से मुलाकात हुई, जेल में इत्तफाक से होती थी, शाम में कुछ अरसा जब वॉक वगैरह हम कर सकते थे, तो उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया कि जब आपका ये बयान मैंने अखबार में पढ़ा तो जेल हुकाम को मैंने उसी वक्त कहा था कि भाई एक सेल तैयार कर दो, 1-2 दिनों में एक और मेहमान आ रहे हैं, तो आप दूसरे दिन आ गए थे। हाँ, तो मैं आपसे आपके जो केस है उसके बारे में बात नहीं करूंगी, इसलिए चूंकि अभी तक तहकीक जो है वो जारी है और हमने देख लिया कि जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने भी कहा है कि आपने पूछताछ करनी है, तो एहसन इकबाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप जाएं और उनसे पूछताछ करिए, मगर ज़रूरी नहीं कि आप उनको जेल के अंदर रखिए। तो इससे अगर आगे निकलते हैं, चूँकि आज की जो ताज़ा खबर है वो यही है कि हुकूमत ने अब बरतानवी हुकाम को लिखा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाया जाए।
अब आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम भी है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, वो अलग करके ये कौन से कानून के तहत मियां नवाज शरीफ साहब को वापस ला भी सकते हैं? देखिए, ये जो ख़त लिखा है इसकी 0/0 हैसियत है कानूनी तौर पे, और बरतानिया की हुकूमत इस ख़त के पाबंद नहीं है। ये हुकूमत अपनी नाकामियों पे पर्दा पोशी करने के लिए मुसलसल किरदार कुशी की कहानियाँ घड़ती है, और एक कहानी में पिसपाई होती है, शर्मिंदगी होने की बजाय ये एक नए झूठ के ऊपर चल पड़ते हैं। नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान से इलाज के लिए गए तो उन्हें मुस्लिम लीग नून के मेडिकल विंग के डॉक्टरों की रिपोर्टों पे नहीं भेजा गया। उन्हें इस हुकूमत के अपॉइंट करदा मेडिकल बोर्ड, जिसकी सरबराही इस हुकूमत की वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा ने की, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इमरान खान साहब की तसल्ली नहीं हुई, शौकत खानम के सरबराह को भेजा गया कि वो खुद उनका मुआयना करें, उनकी कैफियत देखें। हम सबको मालूम है, कता कलामी माफ एहसन साहब, मगर वो ये सवाल करते हैं कि जो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं उसकी जगह सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, खतूत लिखे गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हमें नहीं दी गई। उन्हें सारी मतलूबा रिपोर्ट्स फराम की गई हैं, और ये बात भी तयशुदा है कि जब उन्हें मुल्क से भेजा गया था तो मेडिकल बोर्ड के पेश नज़र उनके हार्ट का प्रोसीजर और उनकी गर्दन की उस शरियान का प्रोसीजर जो दिमाग को खून सप्लाई करती है, उनके लिए इंतहाई क्रिटिकल है। अब अगर ये क्रिटिकल प्रोसीजर्स नहीं हो रहे अब तक, इसकी वजह यह है कि डॉक्टर्स अभी तक सिक्योर नहीं फील कर रहे कि वो इतने स्टेबल हैं कि वो इस प्रोसीजर को इंड्योर कर सकते हैं। तो जो ही डॉक्टर्स सेटिस्फाई होंगे कि उन्होंने इतना स्टेबलाइज कर लिया है उनकी सेहत को और उनके बेसिक पैरामीटर्स को कि वो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स खुद चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो प्रोसीजर्स किए जाएं। लेकिन उनकी जो सूरत हाल है वो कॉम्प्लिकेटेड है, चूंकि 4-5 आर्जों के हम आपकी बात समझ गए हैं कि उनकी जो सूरत हाल है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मगर लोग ये पूछते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पूछती, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पूछती है। मुझे मालूम है कि उनके भी टेस्ट होने हैं, मगर लंदन और इस्लामाबाद में कोई ज्यादा नहीं है, मतलब आप फ्लाइट लेके आ सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जी मुनीज़ा, ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब नहायत एक क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं। वहाँ पर उनके मुआलजीन के साथ मुसलसल उनकी फैमिली को उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में मुशावरत करनी होती है। मैंने अपने बाजू का एक ऑपरेशन कराया था, मेरे सामने उन्होंने एक अंडरटेकिंग रख दी कि जी अगर ये होगा तो ये जिम्मेदार होंगे, उनके भाई की जो एक कंफर्ट, आप एक भाई की कोई हैसियत नहीं समझती कि एक भाई के लिए कोई जज्बात हो सकते हैं या उनकी कोई रेलेवेंस हो सकती है? देखिए, लेट अस नॉट मुनीज़े, आई थिंक आई इवन रिफ्यूज टू कमेंट ऑन दिस थिंग। हमारे पाकिस्तान में बीमारी को इस तरह सियासत बनाना, ये तहरीक इंसाफ का शुआर है कि वो हर चीज को स्कैंडलाइज करते हैं। आपके जो नाकदीन हैं, जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं, मेरी नहीं, वो छोड़िए, हम नाकदीन की परवाह नहीं करते। आपको डेथ सेल में रखा गया, नवाज शरीफ साहब को डेथ सेल में रखा गया, राना सनाउल्लाह साहब को डेथ सेल में रखा गया, तो फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो आए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करें, आपका सही तरीके से दिफा करें, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उसकी तर्जुमानी करें। हम समझते हैं, हम मुस्लिम लीग नून समझते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का अपने बड़े भाई के पास होना नवाज शरीफ साहब के लिए अहम है, और हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, तो हमें किसी और के एतराज़ की परवाह नहीं है। और लेट अस नॉट पॉलिटिसाइज दिस एपिसोड। अल्लाह का शुक्र है कि हम में से किसी का सगा बड़ा भाई इस तरह बीमार नहीं है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को सूरत हाल का सामना है। तो लिहाजा दिस बिजनेस of doing politics on someone's illness I think is not a good sign। ये इमरान खान और पीटीआई का तोहफा हो सकता है। हमें कुछ सियासत में कुछ रवायात रखनी चाहिए और इंसानी चीजों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए कुछ इक़दार को। एहसन साहब, आपने बात की, आपने कहा, आपने ऐना की एक किताब पढ़ी और आपने कहा कि मईशत को भी सही होना चाहिए, फिर आपने कहा
के हालात भी कुछ बेहतर होने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बयान दिया जब आर्मी एक्ट के ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर आर्मी एक्ट पास हुआ, और उन्होंने कहा कि ये शर्मिंदगी का बायस था, इसलिए चूंकि मैं समझता था कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट के अंदर एक तौर तरीका है, इसके ऊपर अमेंडमेंट्स के ऊपर बात होनी चाहिए थी, इसको मुंसलिक करना चाहिए था सिविलियन सुप्रीमेसी से। आप इसको कैसे देखते हैं, चूंकि उस वक्त आप भी जेल के अंदर थे, आप एक अहम लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्या आपसे मुशावरत की गई थी, क्या आपके से पूछा गया था कि ये आर्मी एक्ट के ऊपर तरमीम होने जा रही है? मैं चूंकि उस वक्त नैब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था तो मेरे साथ किसी का राब्ता नहीं था। अलबत्ता जब मैं आखिरी दिन आया और उस वक्त ड्राफ्ट सामने था तो मैंने प्रेस के सामने भी कहा था कि मेरी ज़ाती राय यह है कि हमें वन टाइम करना चाहिए और आर्मी का जो मेरिट और प्रोफेशनलिज्म का निज़ाम है उसके पेश नज़र मुस्तकबिल में इस दरवाज़े को हमेशा के लिए बंद रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले चूँकि ये सारी बातें तय हो चुकी थी सबके दरमियान तो वो इट वॉज टू लेट, उससे पहले मेरे साथ कोई राब्ता नहीं था, ना मेरे पास मौका था। तो अब चूँकि एक फ़ैसला हो गया है उसको सब ओन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो एक सबसे अहम इदारा है दिफा का, उसके सरबराह की तयनाती में और उसके तकर्री में मुस्तकबिल में कोई प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान दरवाज़ा नहीं खुलेगा कि जिससे वो एक दूसरे को पॉलिटिकली मैनूवर कर सकें कि मैं आपको एक्सटेंशन दूंगा आप मेरी बात माने, या वो कहेंगे मैं आपको कोई काम करता हूं आप मुझे एक्सटेंशन दें। ये रवायत किसी किस्म में हमारे किसी सतह पे फौज के लिए एक जहर होगी। तो इसलिए उसकी जो मेरिट का निज़ाम है वही पाकिस्तान की एक पहचान है और उस मेरिट को हर कीमत पे बरकरार रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हर वो लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांड कर लेता है उसके लिए एक पॉजिटिव कंपटीशन रहना चाहिए कि जो सीनियर भी है कि आई कैन बी वन ऑफ द लकी वंस टू लीड दिस इंस्टीट्यूशन विच आई हैव सर्व्ड, और जिसमें मुझे इतना प्राइड है। तो ये जितना हम इसको ओपन और ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड रखेंगे उतना पाकिस्तान का दिफा अच्छा होगा, पाकिस्तान के फ़ौज के इदारे के लिए अच्छा होगा। और मेरी ख्वाहिश है और मेरी उम्मीद है कि इसी तरह मुस्तकबिल में ये चलेगा, चूँकि मुस्तकबिल में हमें बहुत से खतरात हैं इस खित्ते में, हमारे मुल्क के गिरदो नवा में, दुनिया के अंदर। मुझे तो हमें एक ऐसा जो आपकी बात समझ में आई है और पहले भी मैं आपसे बात करती रही हूँ इस हवाले से, असूली तौर पे क्या आप समझते हैं कि एक्सटेंशन देनी चाहिए थी या होनी चाहिए और मुस्तकबिल में होनी चाहिए? देखिए, जो अब तो ये हो गई है और इस पर कोई बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक हमने पहले भी कहा था कि डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की, और चूंकि इसका ताल्लुक एक बहुत हसास कौमी इदारे से है उस बारे में किसी किस्म की कंट्रोवर्सी करना या उसे पॉलिटिसाइज करना मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि मुस्तकबिल के हवाले से हमें एक्सटेंशन से परहेज़ करना चाहिए और हर आर्मी के उस ऑफिसर को जो अपनी लाइन में है ये एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर हो और वो इसको एस्पायर कर सके। एहसन साहब, इस एक्ट के नतीजे में ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफात पैदा हो गए थे और उस इख्तिलाफात के नतीजे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान भी दूरियां पैदा हो गई थीं, और अब ख्वाजा आसिफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। क्या बहुत शदीद इख्तिलाफात थे इस एक्ट को लेके, और आगे बढ़ते हुए आप कैसे इसको रिकंसाइल करेंगे? देखिए, इस एक्ट का सवाल नहीं है, हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और इस एक्ट की बात नहीं है। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर पार्टी के अंदर राय होती है, सियासी हिकमत अमली के ऊपर राय होती है, आज़ादी मार्च में हिस्सा लेना है नहीं लेना, कितना लेना है कितना नहीं लेना, किसी तरमीम के ऊपर हो सकती है ये तरमीम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी का मैं समझता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ है कि उसके अंदर डिबेट हो। लेकिन जब एक फैसला हो जाता है, जब पार्टी एक फैसला करती है तो उसको सब ओन करते हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, हम एक पार्टी हैं और इसमें जो सबसे बड़ी हमारी एक स्ट्रेंथ है वो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप है कि जिसके ऊपर शहबाज शरीफ से लेके एक कारकुन तक हर कोई मुकम्मल तौर पे एतमाद रखता है।
ठीक है एहसन साहब, मुझे एक वक्फा शामिल करना है। वक्फे के बाद चूंकि आप वजीर दाखिला भी रह चुके हैं तो फैटफ के मामलात भी हमारे सामने हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान डील हुई है उसके ऊपर भी आपसे कुछ सवालात करने वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। एहसन इकबाल साहब, आप चूंकि वजीर दाखिला रह चुके हैं तो अफगानिस्तान के मामलात को आपने बखूबी देखा भी है, जानते भी हैं। ये बताइए कि अब जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान डील हुई है उसके अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो ओपिनियन पीसेस लिख रहे हैं अब न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। आपकी जब हुकूमत थी तो कहा जाता था कि हक्कानी नेटवर्क के ऊपर क्लैंप डाउन करें। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आगे बढ़ते हुए आप मामलात को कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पे हक्कानी ग्रुप को खुली छूट होगी और सिर्फ जो इंडिया फोकस्ड ग्रुप जिनको ये कहते हैं जिस तरह के मसूद अजहर, लश्कर तैयबा, इनके ऊपर नज़र ज़्यादा होगी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की, बिलखुसूस अमरीका की? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम अफ़गानिस्तान के हमसाये में रहते हैं और हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि वहाँ की दाखिली सियासत के क्या तज़ादात हैं और कितनी फ्रेजाइल है वहाँ का पीस। इसलिए इसमें बड़ी होशमंदी की ज़रूरत है और मुझे और किसी को नहीं पता, अभी तक हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कौमी असम्बली का जो इजलास 9 मार्च को शुरू हो रहा है उसमें वज़ीर ख़ारजा कौम को एतमाद में लेंगे कि क्या अमेरिका के साथ इनकी बातचीत हुई है, इस खित्ते में क्या सेफ गार्ड्स रखे गए हैं अमेरिका के पुल आउट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा वैक्यूम पैदा होगा और उससे अफ़गानिस्तान का जो एक दाखिली अमन है वो किस तरह बरकरार रहेगा। चूँकि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे बदअमनी होती है तो उसके बराह रास्त हम पे असरात हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो एतमाद में ले पार्लियामेंट को, अपोजिशन को, और बताए कि उसके पास क्या सेफ गार्ड्स हैं और किस तरह वो वहाँ पे मुस्तकबिल में एक अच्छे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ इन्विजन करते हैं। अभी आपने देखा है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसने तकरीबन उस मुआहदे से ख़ुद को अलहदा कर लिया है और उससे एक वहाँ पे मज़ीद बेयकीनी पैदा हो गई है। तो इसलिए ये गैर मामूली चैलेंजेस हैं। मुझे अफसोस इससे ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान के इंडिया की तरफ देखिए ईस्ट बॉर्डर पे जो चैलेंजेस हैं, वहाँ पर जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, कश्मीर 200-250 दिन गुजर गए हैं, हिंदुस्तान टस से मस नहीं हो रहा कर्फ्यू उठाने के लिए। अफगानिस्तान में आपके सामने सूरत हाल है। आने वाले दिनों और सालों में हमें जिन चैलेंजेस का सामना है उसके लिए नेशनल यूनिटी की जरूरत है। अच्छा, नहीं, ये आपने बात बड़ी दुरुस्त की, मगर ऐसे इकबाल साहब कता कलामी माफ, चूंकि वक्त की भी किल्लत होती है। FATF, चूंकि मुझे मालूम है FATF के ऊपर आपने काम किया है, वहां पे जाके पाकिस्तान ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतराफ़ किया है कि मसूद अजहर जो हैं वो इस वक्त हमारे पास नहीं है, मिसिंग है कहा है, और इसके ऊपर भी काफ़ी रद्द अमल आया है। इसका क्या असर हो सकता है हमारी रेटिंग के ऊपर जो FATF के हवाले से होती है, या आप समझते हैं कि क्योंकि अब हमने तालिबान को डिलीवर कर दिया है तो इसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? देखिए, एक हद तक तो जो FATF की हम पे तलवार चली थी उसका ताल्लुक कुछ पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिकल चीज़ों से था, पाकिस्तान को दबाव में लाना था। दूसरे कुछ हद तक इसका ताल्लुक जो फैज़ाबाद में धरना हुआ था उसके बाद जो मगरबी सफारत खाने थे उन्होंने जो यहाँ से मैसेजेस भेजे अपने कैपिटल्स में, उन्होंने अलार्म बेल्स बजाई थी, जिससे कि हम, आपको पता है कि हमारे दौर में ब्लैक लिस्ट से वाइट लिस्ट हो चुके थे, तो दोबारा जो वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट में आए, ये उसके बाद का अमल था फैज़ाबाद धरने के बाद, जिसको PTI की क़यादत ने पूरी तरह सपोर्ट किया था, इमरान खान साहब ने भी सपोर्ट किया था। अब मैं समझता हूं कि जो हमारे करने के काम है कि हमने काफ़ी हद तक बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, काइनेटिक जो एक किस्म के मेजर्स थे उसमें तो बड़ी कामयाबियां हुई हैं। हमने एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी 2018 में जिसका फोकस नॉन काइनेटिक मेजर्स पे था, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जब तक आप असबाब ठीक नहीं करेंगे, आप कितनी देर तक ये विंडो ड्रेसिंग करते रहेंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने कहा कि नेशनल यूनिटी की भी ज़रूरत है अगर आपने आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया। नाजरीन, इधर हम चलते हैं वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद चूँकि आज इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे है तो हम तिलोर के हवाले से और तिलोर के शिकार के हवाले से भी एक सेगमेंट रखा हुआ है, वो दिखाएंगे आपको वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात का दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ और इनके तेज़ी से बढ़ते हुए शिकार को रोकने के लिए आगाही फैलाना है। इस साल इस दिन का मौजू है कुराए अर्ज़ पर तमाम ज़िंदगी को बरकरार रखना। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को की जानिब से इस मौके पर दुनिया भर में तकरीबात और इस हवाले से सेमिनार्स का एहतमाम भी किया जाता है, जिसमें जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाता है। जंगली हयात में तिलोर का जिक्र भी आता है, जिसके मदूम होने का खतरा है। हम पाकिस्तानी तो इसका शिकार नहीं कर सकते, लेकिन खुसूसी इजाज़तनामा लेकर अरब शहजादे और शाही खानदान हर साल पाकिस्तान आकर इसका शिकार करते हैं। तिलोर के शिकार के हवाले से एक तरफ खुफिया कारोबार ने जन्म लिया, दूसरी तरफ मुख्तलिफ अरब ममालिक के शाही खानदान के साथ ये शिकार हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता बन चुका है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बाज़ इलाके जहां पर तिलोर का शिकार होता है, वहां पर अरब हुक्मरानों ने स्कूल, अस्पताल और एयरपोर्ट भी बना रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुकामी किसानों की ज़मीन को भी नुकसान पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में तिलोर के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी। इस फैसले के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और वफाक ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी और कहा कि अरब शेखों को तिलोर के शिकार के लिए बुलाना हमारी खारजा पॉलिसी का महवर है, जिसके नतीजे में 2016 में जस्टिस साकिब निसार के बेंच ने ये पाबंदी खत्म कर दी। इस हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट भी देखते हैं। तिलोर का शिकार और पाकिस्तान की सियासत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहां तिलोर मौसम सरमा गुजारता है, मगर खलीज ममालिक के शौक को खुसूसी परमिट जारी किए जाते हैं ताकि उनका शिकार किया जा सके। जब तिलोर के शिकार का मौसम शुरू होता है तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खैमों की एक नई दुनिया आबाद कर दी जाती है। शाही खानदान की आवभगत के लिए मुकामी MNAs, MPAs और मुकामी इंतजामिया मसरूफ होती है। शिकार करने वाले अफराद को 10 रोज में 100 परिंदे शिकार करने की इजाज़त होती है, लेकिन वो कोटे से तजावज़ कर जाते हैं। जिन इलाकों में ये शाही मेहमान शिकार के लिए जाते हैं, वहाँ के मुकामी किसानों का कहना है कि शिकार के दौरान उनकी फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता है। दिसंबर 2016 में बलूचिस्तान के इलाके जिला किची में मुकामी किसानों की तरफ से एहतजाज किया गया कि उनकी ज़मीनें तिलोर के शिकार के लिए कतरी शाही खानदान को अलाट कर दी गई हैं। इस तरह का एहतजाज भक्कर के किसानों की तरफ से भी सामने आया है। अबू ज़ैबी का शाही खानदान, जिसके पाकिस्तान के सियासी खानदान के साथ करीबी खानदानी मुरासिम हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब तिलोर के शिकार पर पाबंदी आयद की तो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने अदालत में नज़रसानी की दरख्वास्त जमा कराई। सिंध की तरफ से वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान में तिलोर के शिकार पर पाबंदी लग जाए। इसी तरह इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो तिलोर के शिकार के खिलाफ थे, लेकिन जब से उनकी हुकूमत बनी है तो शाही खानदान को शिकार के परमिट जारी किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि तिलोर का शिकार अरब ममालिक के साथ हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ बन गया है। तिलोर के शिकार के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं वसीतुल्लाह खान साहब, तज्जियाकार हैं और कॉलम निगार हैं, और हम सब इनके तज्जियों से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार कलीम इलियास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और तिलोर के शिकार के हवाले से उन्होंने पिटिशन भी दायर कर रखी है। जुम्मा खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक भक्कर से, हमें भक्कर से वो ज्वाइन कर रहे हैं, किसान हैं और तिलोर के शिकार की वजह से इनको फसलों का नुकसान भी हुआ है। जुम्मा खान, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ, तिलोर के शिकार के नतीजे में आपको क्या नुकसानात हो रहे हैं? चूंकि ये भी कहा जाता है कि जो शेख आते हैं शिकार करने, वो फिलहाल बहबूद के बहुत काम करके जाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, मगर फसलों को क्या नुकसान होता है और जो किसान है उनको क्या नुकसान होता है? जी, ये उस वक्त DCO थे ज़मान भट्टू, शेखों से तो हमें नहीं मिलना दिया जाता था। जो ज़मान भट्टू थे उन्होंने हमसे वादा किया और 20 कनाल का मैंने खुद, मेरे बड़े भाई हैं जो महकमा सेहत के नाम रकबे का इंतकाल करवाया, हमने खुद रकबा दिया है। अभी तक 2 साल हो गए, हॉस्पिटल नहीं बना हुआ और हमारा रकबा भी चला। यानी आपने जमीन दी थी अस्पताल के लिए, मगर वो अस्पताल भी नहीं बना और आपकी जमीन भी गई। सरदार कलीम इलियास साहब, ये बताइए, आपने एक पिटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में 2013 में और आपने ये प्ली ली कि जो सूबाई हुकूमतें हैं
वो परमिट जो है जारी कर सकती हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है जो अब परमिट जारी करता है तिलोर के शिकार के लिए, वो कर ही नहीं सकता पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। तो पहले तो आपने जो पिटिशन दायर की वो क्यों की तिलोर के शिकार के खिलाफ, और आपकी पिटिशन का हुआ क्या? जी, जो मेन रीज़न थी पिटिशन दायर करने की वो तो ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया में तिलोर की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी से कम हो रही है, और यही वजह है कि IUCN ने एक जो अपनी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़ मेंटेन करता है उसमें उसको वल्नरेबल स्पीशी के तौर पे उन्होंने मेंशन कर रखा है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया में अब इसकी शिकार के ऊपर पाबंदी होती है, क्योंकि सारे पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक पार्ट है। इसी तरह ही पाकिस्तान में भी लॉज हमारे जो हैं वो इसकी हंटिंग की इजाज़त नहीं देते। क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो हर प्रोविंस का एक अपने लॉ है। पंजाब की बात करता हूँ तो यहाँ पे जिस तरह एक सेक्शन 9 है वो कहते हैं कि देयर शैल बी नो हंट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि कानून ने जो पंजाब का लॉ है उसने 2 लिस्ट मेंटेन की हैं, एक प्रोटेक्टेड एनिमल्स की और एक गेम एनिमल्स की। अच्छा। तो जो हुबारा बस्टर्ड है ये प्रोटेक्टेड एनिमल में आता है। अच्छा, गेम एनिमल में नहीं आता, प्रोटेक्टेड में आता है, 3rd शेड्यूल है। यानी कि जो फॉरेन ऑफिस अगर बात को लपेटे तो जो फॉरेन ऑफिस इस वक्त परमिट जारी करता है वो कॉन्ट्रडिक्शन में है जो इस वक्त सूबाई हुकूमत के कानून है। जी, बेसिकली यही ऑब्जेक्ट था, इसी वजह से फिर हमने पिटीशन फाइल की कि क्योंकि देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो ना सिर्फ परमिट इशू करता है, इंटरेस्टिंगली कोड ऑफ कंडक्ट भी वो इशू करता है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि लॉ में तो प्रोवाइडेड है नहीं, अब कैसे उसको कर सकते हैं, वो तो 3rd शेड्यूल में है जो कि प्रोहिबिटेड एनिमल का है। तो वो करते ये हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कानून बदल दिया जाता है, तो वो उन दिनों के लिए जिन दिनों के लिए परमिट देना होता है उसको हुबारा बस्टर्ड को 3rd शेड्यूल से निकालते हैं, प्रोटेक्टेड एनिमल वाले शेड्यूल से निकालते हैं और गेम एनिमल में डाल देते हैं। अच्छा, लॉ अमेंड हो जाता है। तो इतनी तबोदो क्यों करनी पड़ती है? लियाज साहब, ये भी सवाल है। वसतुल्लाह साहब, आप चूंकि सिंध के अंदर काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं, आपने वहाँ से खासी रिपोर्टिंग की है। कहा यह जाता है कि रहीम यार खान और बाकी दीगर इलाकों के अंदर, चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर जो शेख हैं उन्होंने काफ़ी फैलाव बहबूद के काम किए। उन्होंने वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बनाई, उन्होंने वहाँ पे हस्पताल बनाए। आप समझते हैं कि क्या यही वजह है और वाकई में फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी उनके साथ इतनी नाजुक है कि तिलोर के शिकार के ऊपर ही रोटेट करती है? थैंक यू सो मच। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे जो जाए पैदाइश है वो भी रहीम यार खान ही है। अच्छा, तो जी, अच्छा, अब है मैं तो बचपन से देखता हूँ कि वो जो विंटर सीजन है, एक तो आपका प्रोग्राम बड़े मजेदार मार्च के महीने में हो रहा है जबकि तिलोर का शिकार का सीजन ही खत्म हो चुका होता है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ अयूब खान के जमाने से आने शुरू हुए थे गल्फ से लोग, और वो यहाँ कैंप लगाते थे और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जी। तो ये बहुत पुराना है। उसके बाद जाहिर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बहुत आवभगत की अरबों की, तो वो उसके साथ लिंक हो गए। हर आने वाली हुकूमत ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, उसकी वजह ये है कि ये हम रेसिपिएंट रहे हैं हमेशा और वो हमें देने वाले रहे हैं। बुनियादी फलसफा तो ये है। तो वो अब जो भी फरमाइश करता है देने वाला, वो उसको जो दे रहा है इमदाद, उसको जाहिर है पूरी करनी पड़ती है। तो ये भी उसको उस कड़ी के तौर पे देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर ये वाकई इतना बड़ा इशू है तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए था। अभी आप ही ने इंटरव्यू में बताया कि 2015 में उन्होंने तिलोर के शिकार पे से पाबंदी हटा दी, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि ये सूबाई जुरिस्डिक्शन में आता है या फेडरल जुरिस्डिक्शन में आता है? यकीनन उन्होंने देखा होगा, उसकी बुनियाद पे फैसला किया होगा। तीसरी बात यह है कि खुद अगर फर्ज करें कि ये सूबाई भी है तो खुद सूबे कौन सा चाह रहे हैं कि तिलोर के शिकार पे पाबंदी हो? अभी आप ही के प्रोग्राम में मैंने सुना कि 3 सूबों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि खुदा के वास्ते जो है तिलोर के शिकार पे पाबंदी मत लगाओ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा जी हम पाबंदी नहीं लगाते। तो फॉरेन ऑफिस और 3 सूबे एक पेज पे हैं। अच्छा, बाकी सूरत हाल ये है कि हर इस तरह की चीज के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट तो जुड़े हुए होते हैं ना। मसलन खुद अगर मैं रहीम यार खान की मिसाल लूँ तो जिस जमाने में शायद साबिक़ निसार से पहले एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब बैन कर दिया था तो बाकायदा रहीम यार खान में एक जुलूस निकला था कि जी तिलोर के शिकार पे पाबंदी बिल्कुल की जाए। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल जुलूस जो है वो वहाँ जो चौधरी मुनीर साहब हैं, बड़ी बासर शख्सियत हैं,
उन्होंने और वहाँ की जो बल्दियां हैं उन्होंने मिल मिला के निकलवाया था। उसकी वजह ये है कि सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का इनडायरेक्टली रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। तो जिन जिन इलाकों में तो रोजगार जुड़ा हुआ है, जैसे बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं या सिंध के घोटकी वगैरह का जैसे इलाका है या रहीम यार खान का, वहाँ की जनता को कोई फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं अच्छा जी आ रहे हैं, अरबी तो क्या है। नहीं, जिस तरह जुम्मा खान हमारे साथ मौजूद हैं वो तो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ज़मीन उनकी ले ली मगर उनको फिर कॉम्पनसेशन नहीं दी गई। मगर ये बताइए कि एक ज़माने में तो हमारे वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि ये क्या बात हुई हमारी सॉवरेनिटी के, यहाँ पे कोई भी आके शिकार कर सकता है मगर पाकिस्तानी तलोर का शिकार नहीं कर सकते, वो इंडेंजर्ड स्पीशी है। तो अब तो वो वज़ीर आज़म है ना, तो अब इजाजत दे देना, पाकिस्तानियों का क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो उनकी जब खैबर पख्तूनख्वा में थी तो आपको याद होगा कतरी पार्टी को एक अरेस्ट कर लिया गया था डेरा इस्माइल खान में। बिल्कुल और उन्होंने बड़ी शाबाश की थी कि जी ये कारनामा हमने किया है और हम तो अपने सूबे में इजाजत नहीं देंगे। अब तो प्राइम मिनिस्टर है, अब तो उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि इक़्तिदार में आने के बाद बहुत सारी फाइलें जब दिखाई जाती है प्राइम मिनिस्टर को, वो कहता है कि अच्छा ठीक है यार मैं गलती पे था, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो अब जरा करके दिखाए ना ये। मगर जुम्मा खान साहब आपका क्या मुतालबा है, चूंकि काफ़ी अरसा हो गया कि आपकी जो ज़मीनें हैं उनको लिया गया था, फिर आपको कोई कॉम्पनसेशन हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई, और जाहिर है शेखों तक तो आप कहते हैं आपकी रसाई भी नहीं है, आप उन तक पहुंच भी नहीं सकते, तो फिर क्या आपने अदालतों का जो दरवाज़ा है वो खटखटाया है? जी नहीं, हमने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। हमारे इलाके में कुछ भी नहीं हुआ, टूटी फूटी वही करके, ना हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं। हमारे इलाके को 1 रुपए का फायदा भी नहीं मिलता। यहाँ पर गरीब सरदार कलीम साहब, इस तरह के जो हैं किसान, जाहिर है इनकी रसाई नहीं है उन शेखों तक। अब इनकी जो राइट्स है, इनके जो इंसानी हकूक हैं, इनकी फसलों का तहफ़्फ़ुज़ अब कौन करेगा? इनको क्या अदालतों में आना चाहिए? इस हवाले से क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जहाँ पे किसी को कोई पर्सनल डैमेज हो रहा है तो उसको तो डेफिनेटली अदालत में आना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर इनको तिलोर के शिकार की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो एक तो 2 अलग अलग चीज़ें, एक इनका पर्सनल डैमेज है और एक तिलोर का शिकार। तिलोर का शिकार तो मुझे यकीन है कि अगले कुछ दिनों में उस पर पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी होगी। अच्छा। क्योंकि इसमें थोड़ी मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी, मतलब कि बाहर यूएई के, कतर के शेख भी नहीं तिलोर का शिकार कर सकेंगे? जी मैं तो सिर्फ कोर्ट की अपने केस की हद तक इनफैक्ट बात कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि अपडेट इसमें इनफैक्ट एक ये अच्छी जो चीज़ हुई वो ये कि 2017 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एक हुबारा बस्टर्ड कमीशन बनाया। बिल्कुल, थर्ड सर्वे की रिपोर्ट अभी आई है जिसमें उसने कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इसके ऊपर 3 साल का बैन इम्पोज किया जाए, मुकम्मल बैन। हमें उम्मीद है कि अब मुकम्मल बैन एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स तक है और फिर 3 साल के बाद देखें कि क्या हो रहा है। अच्छा, उसकी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता चलो, हाल में जब 2017 में सर्वे हुआ तो जो बर्ड जो साइट किया, जो देखा गया बर्ड, वो टोटल था 16 बर्ड नजर आया, लेकिन हंटिंग चलती रही और अभी जो सर्वे हुआ है उसमें नंबर ऑफ बर्ड 0 हो गया, यानी कि इनकी तादाद बड़ी तेजी से कम हो रही है। ठीक है, ठीक। में तो 0 हो गया, अब 10,000 लाइसेंस इशू कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ 0 हो गया। क्या मुकम्मल बैन लग जाना चाहिए, और अगर लगता है तो क्या जो अदालतें हैं वो इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगी, इसलिए चूंकि स्पेशल परमिशन तो देती है फॉरेन ऑफिस? पहली बात तो ये कि मैं अदालत के बारे में अर्ज कर चुका हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसले पे पहुंच गई है तो छोटी अदालतें जो है उनके सामने भी तो कोई वकील रखेगा ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, आप कैसे ये मुकदमा सुन सकती हैं, तो वो तो एक अलग डोमेन है। दूसरी बात यह है कि एज अ पाकिस्तानी मैं तो तिलोर का शिकार कभी भी नहीं कर सकता, तो मैं अगर बिल्कुल ही भी लाताल्लुक होकर सोचूं तो मेरी बला से तिलोर हो या ना हो, जो अगर है भी तो शेखों के लिए, मेरे लिए तो नहीं है ना, तो बैन होता है हो, और मैं उसकी फिक्र में क्यों दुबला हूँ। तीसरी बात ये कि इसका एक फार्मूला, एक तो यह है कि जो वकील साहब ने बताया कि बैन कर दिया जाए 3 साल के लिए व्हाटएवर। दूसरा फार्मूला यह है कि जिस तरह ट्रैफिक हंटिंग का एक उसूल है कि नॉर्दर्न एरियाज में मार्कोर या जो दीगर एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो ट्रैफिक हंटिंग के जरिए उनका काम होता है। तो जो जिन इलाकों में तिलोर का शिकार होता है वहां भी जो एक खास परसेंटेज है वहां के लोकल एरियाज से वो लाजमी जो है वो खर्च की जाए और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको स्टेक होल्डर बनाया जाए, तो एक सूरत इसकी ये निकल सकती है। बाकी ये कि चूंकि पावरफुल क्वार्टर्स का ये मशगला है लिहाजा ये खत्म तो कभी भी नहीं हो सकता।
हाँ, इससे ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोकल लोगों के लिए फायदे उठाने की जो चीजें हैं या स्कीमें हैं वो रास्ते आप खोलें, उन पे गौर करें, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल है प्रैक्टिकल बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीतुल्लाह खान साहब, सरदार कलीम इलियास साहब और जुमा खान साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।